सोचिए एक ऐसे आतंकवादी के बारे में जो अपने वक्त का सबसे खूंखार शख्स माना जाता था, एक ऐसा शैतान जिससे उसे बनाने वाले यानी पाकिस्तानी हुकूमत भी डरने लगी थी। इसकी कहानी एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि आप जिन शैतानों को पालते पोसते हैं वो एक दिन आपका ही शिकार करने लौट सकते हैं। ये कहानी है इलियास कश्मीरी की। तो इस शैतान की कहानी उसके जन्म से शुरू नहीं होती, बल्कि उस एक वारदात से होती है जिसने उसे पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया। तारीख थी 27 फरवरी साल 2000। जगह जम्मू और कश्मीर का राजौरी सेक्टर। हड्डियों को कपा देने वाली ठंड थी और अचानक उस सन्नाटे को चीरती हुई बॉर्डर के उस पार से गोलियों और मोटर की आवाजें गूंजने लगती हैं। निशाने पर थी अशोक लिसनिंग पोस्ट, जहां 17 मराठा लाइट इन्फेंट्री के हमारे बहादुर जवान तैनात थे। ये पोस्ट 3 तरफ से पाकिस्तानी चौकियों से घिरी हुई थी, फिर भी हमारे जवान डटकर मुकाबला कर रहे थे। लेकिन इस भारी गोलाबारी की आड़ में एक बहुत ही घिनौनी साजिश चल रही थी। पाकिस्तान के 25 खूंखार आतंकवादी, वो भी अपनी आर्मी की एलीट एसएसजी कमांडो की वर्दी पहनकर एलओसी पार कर चुके थे। और इस खूनी टोली का सरगना था इलियास कश्मीरी। इन दरिंदों ने पोस्ट पर सीधा धावा बोल दिया। एक भयंकर मुठभेड़ हुई जिसमें सिपाही भाऊ साहब मारुति तालेकर ने आखिरी सांस तक लड़ाई की, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। और फिर जो हुआ वो इंसानियत की सारी हदों को पार कर गया। कश्मीरी ने उस वीर सिपाही का सिर कलम कर दिया और किसी ट्रॉफी की तरह उस सिर को अपने साथ लेकर वो और उसके आतंकी वापस पीओके भाग गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। शायद सबसे ज्यादा शर्मनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर तो अभी बाकी था। इलियास कश्मीरी ये सिर लेकर सीधा पहुंचा पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ के पास, और कहा जाता है कि मुशर्रफ ने उससे कहा, तुमने आज मुल्क का सीना चौड़ा कर दिया है इलियास, पाकिस्तानी अवाम ये तोहफा हमेशा याद रखेगी। बस यही वो पल था जब ये साफ हो गया कि कश्मीरी कोई आम आतंकवादी नहीं, बल्कि पाकिस्तानी स्टेट का पाला हुआ एक शैतान था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये शख्स आईएसआई का इतना बड़ा, इतना खतरनाक मोहरा बना कैसे? क्या थी इसकी कहानी? इसकी शुरुआत होती है 1964 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के भीमबर से। 80s के शुरुआती दौर में वो कराची के एक ऐसे मदरसे में पहुंचा जो जिहादी पैदा करने की फैक्ट्री माना जाता था। आईएसआई की नज़र उस पर तुरंत पड़ गई। उन्होंने उसके जुनून को पहचाना और उसे अपनी टॉप एसएसजी कमांडो के साथ ट्रेनिंग दी, और फिर उसे भेजा गया अफगानिस्तान, सोवियत यूनियन के खिलाफ मुजाहिदीन को ट्रेन करने। यहीं एक लड़ाई में उसने अपनी एक आंख और एक उंगली खो दी, जिससे उसे वो चेहरा मिला जिससे दुनिया ने उसे पहचाना। वहां से लौटने पर आईएसआई ने उसे कश्मीर मिशन का अपना सबसे बड़ा चेहरा बना दिया। उसने एक टीम बनाई, नाम था ब्रिगेड 313। अब ये सुनने में तो एक यूनिट लगती है, पर असलियत में ये उसकी प्राइवेट आर्मी थी। मतलब पैसा आईएसआई का, लेकिन कमांड सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी का। ये ब्रिगेड अपनी क्रूरता और ऐसी कठोर ट्रेनिंग के लिए जानी जाती थी कि इसने एक ऐसा हथियार बना दिया जिसे बनाया तो स्टेट ने था, पर जिस पे कंट्रोल अब स्टेट का भी पूरी तरह से नहीं था। हालांकि भारत में उसके ऑपरेशंस हमेशा सफल नहीं रहे। एक बार वो सहारनपुर में एक रेड से बच निकला, लेकिन 1995 में पुंछ में एक रूटीन चेक के दौरान वो पकड़ा गया। करीब 2 साल उसने भारत की हाई सिक्योरिटी जेल में काटे, पर फिर कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मदद से उसने एक फिल्म की तरह जेल से फरार होने का प्लान बनाया और कामयाब हो गया। और जब वो पाकिस्तान पहुंचा तो उसके साथ एक भगोड़े जैसा बर्ताव नहीं हुआ, बल्कि एक हीरो जैसा स्वागत हुआ। इस एक घटना ने उसे जिहादी दुनिया का सुपरस्टार बना दिया। लेकिन अब ये मोहरा अपने ही मालिक के खिलाफ होने वाला था, क्योंकि ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो सब कुछ बदल के रख देगी। साल था 2001। 9/11 के हमलों के बाद पूरी दुनिया बदल गई। पाकिस्तान पर जबरदस्त प्रेशर आया और उसे अमेरिका के वॉर ऑन टेरर का हिस्सा बनना पड़ा। कश्मीरी के लिए यह जिहाद के साथ एक खुली गद्दारी थी। यहीं से उसके और उसके आकाओं के बीच दरार पड़नी शुरू हो गई। 2003 में बात इतनी बढ़ गई कि उसने अपने पुराने बॉस, जनरल मुशर्रफ को ही मारने की कोशिश की। अब स्टेट ने भी पलटवार किया, उसे पकड़ा गया और 4 साल तक जेल में रखा गया और टॉर्चर किया गया। लेकिन जो आखिरी कील साबित हुई वो थी जुलाई 2007 की लाल मस्जिद की घेराबंदी। जब पाकिस्तानी फौज ने इस्लामाबाद की उस कट्टरपंथी लाल मस्जिद पर धावा बोला, जिसमें 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए, तो कश्मीरी के लिए ये एक नामाफ करने वाली गलती थी। उसके हिसाब से स्टेट ने अपने ही लोगों पर हमला कर दिया था, और बस यही वो टर्निंग पॉइंट था। उसने खुलेआम जिहाद का ऐलान किया, लेकिन इस बार भारत या वेस्ट के खिलाफ नहीं, बल्कि उसी स्टेट के खिलाफ जिसने उसे पाल पोसकर इतना बड़ा बनाया था। तो अब वो आईएसआई का मोहरा नहीं रहा, वो सीधा उसामा बिन लादेन के कांटेक्ट में आ गया था।
और अल-कायदा का एक टॉप ग्लोबल कमांडर बन चुका था। और उसका बदला बहुत तेज और बेहद क्रूर था। देखिए, पाकिस्तान के अंदर उसने एक फॉर्मर एसएसजी चीफ को मरवाया और आईएसआई हेडक्वार्टर्स और आर्मी के जनरल हेडक्वार्टर्स पर हमलों की प्लानिंग की। भारत के खिलाफ वो 26/11 मुंबई हमलों में डेविड हेडली का हैंडलर था और पुणे की जर्मन बेकरी ब्लास्ट के पीछे भी उसी का हाथ था। और वेस्टर्न कंट्रीज के लिए उसने अफगानिस्तान में सीआईए के कैंप चैपमैन पर वो हमला प्लान किया जिसमें 7 ऑफिसर्स मारे गए थे, और डेनमार्क में उन कार्टूनिस्टों का सिर कलम करने की साजिश रची। मतलब वो अब एक लोकल प्रॉक्सी नहीं, एक ग्लोबल खतरा बन चुका था। ये चार्ट देखिए, ये इस बदलाव को बिल्कुल साफ दिखाता है। जहां भारत एक टारगेट बना रहा, वहीं अब उसका मेन फोकस शिफ्ट हो चुका था अपने पुराने मास्टर्स यानी पाकिस्तानी स्टेट और उनके नए साथी यानी अमेरिका पर। वो अब सबसे लड़ रहा था। लेकिन ओसामा बिन लादेन की मौत के ठीक बाद दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसीज का पूरा फोकस एक नए टारगेट पर आ गया। जो अब तक शिकारी था, अब वो खुद शिकार बनने वाला था। सोचिए, एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद सीआईए की किल लिस्ट में अगला नाम सबसे ऊपर किसका होगा? सवाल ये नहीं था कि क्या वो पकड़ा जाएगा, सवाल सिर्फ ये था कि कब। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने उसे ऑफिशियल तौर पे एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया और उसके सिर पर $5 मिलियन यानी $50 लाख का इनाम रख दिया। सीआईए के लिए वो पब्लिक एनिमी नंबर 1 था। और इसका अंत हुआ 3 जून 2011 को, बिन लादेन की मौत के ठीक 1 महीने और 1 दिन बाद। सीआईए के सैटेलाइट्स और आईएसआई के मुखबिर, जो अब अपनी जान बचाने के लिए उसकी हर जानकारी दे रहे थे, उन्होंने उसकी हर मूवमेंट को ट्रैक किया। उसे साउथ वजीरिस्तान में एक सेब के बगीचे के अंदर बने सेफ हाउस में पिन पॉइंट किया गया। हजारों मील दूर वर्जीनिया में एक कंट्रोल रूम से एक ऑपरेटर ने सिर्फ एक बटन दबाया और आसमान में चुपचाप मंडरा रहे एक प्रीडेटर ड्रोन ने 4 हेलफायर मिसाइलें दाग दी। उस धमाके ने उस पूरे कंपाउंड को मिट्टी में मिला दिया। वो इलाका तालिबान के कंट्रोल में था, इसलिए उसकी बॉडी कभी बरामद नहीं हुई। लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर खुद अल-कायदा ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कंफर्म कर दिया कि उनका चीफ कमांडर इलियास कश्मीरी मारा जा चुका है। आईएसआई की लैब्स में तैयार किया गया शैतान आखिरकार अमेरिका की टेक्नोलॉजी से मारा गया। पर ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया। जब सरकारें ऐसे शैतान बनाती हैं, तो क्या वो सच में उनके अंत को कभी कंट्रोल कर पाती हैं?